सबको नमस्कार। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि न्याय दर्शन जो ज्ञान को कैसे देखता है, ज्ञान के संदर्भ में क्या चिंतन है उसका। और सबसे बड़ी बात जो न्याय दर्शन ये कहता है कि ज्ञान एक गुण है। ज्ञान के अलग-अलग नाम दिए गए हैं, ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, जो पूरे पदार्थ को उन्होंने 7 भागों में बाँटा है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उसमें गुणों को 24 गुण बताए और उन 24 गुणों में एक गुण है ज्ञान। ज्ञान के आपको अलग-अलग नाम मिलेंगे। कहीं ज्ञान को बुद्धि कहा गया है, कहीं ज्ञान को उपलब्धि कहा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि गुण द्रव्य में रहता है, इस नियम से ज्ञान भी गुण है, तो वह किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। और ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का जो आधार है, ज्ञान का जो लोकस है, वह भी द्रव्य ही है। और वह द्रव्य का परिगणन द्रव्यों में किया गया है जो 8वां द्रव्य है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा। तो आत्मा जो द्रव्य है, आत्मा, इस द्रव्य में गुण रहता है। इस द्रव्य में ज्ञान नामक गुण, बुद्धि नामक गुण रहता है। और वह जो ज्ञान है, उस ज्ञान को परिभाषित करने के लिए न्याय दर्शन में कहा गया है कि व्यक्ति इस जगत के साथ व्यवहार करता है और जगत का व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पहले जगत को जानता है। तो बाहर जो वस्तु है, जब तक इसको हम नहीं जानते, वस्तु है। जैसे हम किसी भी स्रोत से, ज्ञान के किसी भी प्रक्रिया से इस वस्तु को जान लिए, तो ये जो वस्तु था वो हमारे ज्ञान का विषय हो गया। हमारा ज्ञान उस विषय की सत्ता को प्रकाशित किया। वह वस्तु हमारे ज्ञान में आया, वह वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बन गया। और जैसे हमारे ज्ञान का विषय बना, उसके साथ हमारी कोई न कोई प्रवृत्ति होती है, हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। जगत के व्यवहार के केवल 3 स्तर होते हैं, 3 ही तरीके होते हैं। या तो उसको हम लेना चाहते हैं, उससे जुड़ते हैं, या उसको छोड़ते हैं, या उसके प्रति उदासीन होते हैं। तो आप किसी भी तरह का व्यवहार कीजिए, किसी भी तरह का व्यवहार हो, लेकिन सभी व्यवहार का जो कारण है वो ज्ञान है। जब तक वस्तु का ज्ञान आपको नहीं होता, तब तक उसके साथ व्यवहार संभव नहीं होता। इसीलिए कहा गया है सर्व व्यवहार हेतु, सभी व्यवहार का हेतु बुद्धि है। सभी व्यवहार का कारण हेतु है, हेतु कारण बुद्धि है। अब वह जो ज्ञान है, वो ज्ञान 2 प्रकार का है। वह ज्ञान 2 प्रकार का है। एक को कहा गया है स्मृति और दूसरे को कहा गया अनुभव। जो केवल संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, वह ज्ञान स्मृति है। और स्मृति से भिन्न अनुभव है। ये अनुभव 2 प्रकार के हैं, यथार्थ और अयथार्थ। इसकी परिभाषा दी गई है। और कहा गया तदवती
तत्प्रकार को अनुभवः यथार्थ। और यथार्थ के बारे में कहा गया, ये कल बता चुका हूं डिटेल में मैं, इसलिए मैं तद अभाववती, मैं संधि विच्छेद ब्रेक कर दिया, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव। और यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहते हैं और इसको अप्रमा कहते हैं। जिस प्रकार के विशेषण से युक्त है वस्तु, उसी प्रकार का ज्ञान जब होता है तो यथार्थ ज्ञान होता है। और देखिए, प्रमा, जब तक ये वस्तु बाहर है, ये वस्तु है। जैसे ये हमारे ज्ञान में आ गया, ये ज्ञान का विषय हो गया, लेकिन हम इसके बाद प्रवृत्ति किए, प्रवृत्ति हुई हमारी, और अगर ये प्रवृत्ति सफल है, सफल हो गई, इसका मतलब ये जो ज्ञान था वो क्या था? यथार्थ था। यथार्थ का मतलब प्रमा हुआ। ये जो विषय था, जो हमारे प्रमा का विषय हो गया, अब ये प्रमेय हो गया। एक ही वस्तु, अलग अलग वस्तु, विषय, प्रमेय, जब तक हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वस्तु की अपनी सत्ता होती है, वस्तु है, वस्तु है। जैसे हमारे ज्ञान का विषय बन गया, वो विषय हो गया। क्योंकि ज्ञान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। अगर 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 यथार्थ ज्ञान का विषय बन गया, अगर ये ज्ञान यथार्थ हो गया तो ये प्रमेय हो गया। अगर ये ज्ञान अयथार्थ हो गया तो ये अप्रमेय हो गया। ये ज्ञान अगर प्रमा हो गया तो ये विषय प्रमेय हो गया। अगर ज्ञान अयथार्थ अर्थात अप्रमा हो गया तो अप्रमेय हो गया। एक ही वस्तु, अलग अलग नाम से हम उसको अलग अलग तरीके से उसका हम और उसको परिभाषित करते चले जाते हैं। अब मैंने कहा कि यथार्थ ज्ञान तदपति तदवती तत्प्रकार को अनुभव है। यथार्थ ज्ञान, प्रमा जो है, ये 4 प्रकार का है। ये ज्ञान 4 प्रकार का है। प्रमा का ज्ञान 4 प्रकार से होता है। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति, शाब्द बोध। यथार्थ ज्ञान 4 प्रकार का है। दुनिया के सारे ज्ञान, प्रमेय, इन्हीं 4 के माध्यम से द होल यूनिवर्स कैन बी कैप्चर्ड बाय दीज टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार के ज्ञान से पूरे विश्व को हम जानते हैं। या तो उसको हम, या तो हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है, या अनुमान से उत्पन्न होता है, या उपमान से उत्पन्न होता है, या शब्द से उत्पन्न होता है। अगर हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, तो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। अगर हमारा ज्ञान अनुमान के माध्यम से उत्पन्न होता है तो वह ज्ञान अनुमिति कहलाएगा। अगर हमारा ज्ञान उपमान के माध्यम से उत्पन्न होता है तो उपमिति कहलाएगा। और अगर हमारा ज्ञान शब्द के माध्यम से उत्पन्न होता है तो शाब्द बोध कहलाएगा। नो फिफ्थ कैटेगरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान की कोई 5वीं विधा नहीं है। इसको हम अप्रमा कहते हैं ना, प्रमा की कोई 5वीं विधा नहीं है। आइदर परसेप्शन, आइदर inference, either perceptual knowledge, either inferential knowledge, either उपमिति और वर्बल कॉग्निशन। इसी 5 प्रकार से जो है हम इस दुनिया को जानते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष के माध्यम से
इस वर्ल्ड को जानते हैं, तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। अगर अनुमान के माध्यम से जानते हैं तो अनुमिति ज्ञान हुआ, उपमान के माध्यम से जानते हैं तो उपमिति हुआ, और शब्द के माध्यम से जानते हैं तो शाब्द बोध हुआ। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ठीक है, ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्ञान किसको उत्पन्न हुआ? तो मैंने कहा आपको, ज्ञान गुण है, और गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में। तो वो द्रव्य क्या है? आत्मा। उसको हम नोवर भी कहते हैं, नोवर। तो ज्ञान, ये जो नोवर है, ये जो आत्मा है, वो अलग अलग तरह के प्रक्रिया को अपनाकर ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान, ये आत्मा में उत्पन्न होता है, वो अलग अलग रास्ते से। अगर ये आत्मा प्रत्यक्ष के माध्यम से जगत को जानता है तो इस आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ। अगर अनुमान के माध्यम से यह जानता है तो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, उपमान के माध्यम से जानता है तो उपमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, और शब्द के माध्यम से जानता है तो शाब्द बोध उत्पन्न हुआ। तो ये जो आत्मा है, नोवर है, ये नोवर अलग अलग प्रोसेस का यूज करके अलग अलग जगत को जानने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा। नोवर, दिस इज नोवर इज द लोकस ऑफ नॉलेज। आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, नोवर इज द आधार। ये नोवर जो है, ध्यान दीजिएगा, वेदांत दर्शन में आत्मा जो है खुद ज्ञान है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये आत्मा जो है ज्ञान का आधार है। सो नोवर इज द लोकस ऑफ नॉलेज, नोवर इज द लोकस ऑफ नॉलेज, नोवर इज नॉट, इट इज नॉट नॉलेज। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का आधार है। हाँ, उसके बाद ये नोवर जो है द्रव्य है। ये नोवर द्रव्य है और ज्ञान गुण है। देखिए डिफरेंस कैसे कर रहा है। ज्ञान गुण है, नोवर इज द्रव्य, ज्ञान गुण है। सो इसीलिए ज्ञान चूंकि गुण है, तो ये गुण जो है द्रव्य में उत्पन्न होगा, इसलिए ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि नोवर, आत्मा जो है, आत्मा नॉलेज को एक्वायर करता है, आत्मा आत्मा ज्ञान को उतने उत्पन्न करता है, तो अपने में वो गुण को उत्पन्न करता है। ये द्रव्य अपने को गुण को उत्पन्न करता है। अब आपके मन में आएगा, चार प्रकार का ज्ञान तो है, ये नोवर को होता है, लेकिन ये चार प्रकार के ज्ञान कैसे होता है, क्या इसका? तो न्याय दर्शन कहता है कि नोवर अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग प्रक्रिया से, नोवर अलग अलग प्रोसेस से प्रत्यक्ष की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करेगा। दिस इज अ प्रोसेस। और प्रत्यक्ष ज्ञान कहां उत्पन्न होगा? नोवर में। अनुमान से अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होगा, उपमान से उपमिति ज्ञान उत्पन्न होगा, और शब्द से, ये हो गया प्रक्रिया, प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। ये जो नोवर इस प्रक्रिया से जब जगत को जानता है, नोवर इस प्रक्रिया से जगत को जानता है, तो ये जो ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, और ये प्रत्यक्ष ज्ञान नोवर में रहता है। जब नोवर अनुमान की प्रक्रिया से किसी वस्तु को जानता है तो वह ज्ञान अनुमिति होता है, और वो नोवर में रहता है। जब नोवर उपमान प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु को जानता है तो उपमिति हो गया, और वह ज्ञान नोवर में रहता है। जब नोवर शब्द के माध्यम से किसी वस्तु को जानता है तो वह ज्ञान शब्द बोध की श्रेणी में आता है। तो हमने देखा ये जो ज्ञान चार प्रकार के हैं, इन ज्ञान के चार प्रकार के भेद का जो मुख्य कारण है, इस ज्ञान के भेद का कारण उसकी प्रक्रिया है। अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चूंकि अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान भी अलग अलग है। अगर प्रत्यक्ष प्रक्रिया के माध्यम से हमें ज्ञान होता है तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा।
अगर अनुमान के माध्यम से होगा तो अनिमिति ज्ञान कहलाएगा, उपमान के माध्यम से होगा उपमिति ज्ञान कहलाएगा, और शब्द के माध्यम से होगा तो शब्द बोध कहलाएगा। देखिए, यद्यपि प्रमाणों के विषय में मतभेद है, अलग अलग दर्शन अलग अलग प्रमाणों की संख्या को स्वीकार करते हैं, कोई केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, कोई प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करता है। चारवाक दर्शन की अगर हम बात करें तो चारवाक दर्शन केवल और केवल एक प्रमाण को स्वीकार करता है, और वह प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, प्रत्यक्षवादी है। उसके बाद से प्रारंभिक जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक और बौद्ध केवल दो प्रमाण को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष तो है ही, प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करते हैं। सांख्य और योग तीन प्रमाण को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान तो है ही, साथ साथ शब्द को स्वीकार करते हैं। न्याय उपमान, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द को स्वीकार करते हैं। उसके बाद मीमांसा दर्शन के दो भेद हैं, भाट्ट मीमांसा, कुमारिल भट्ट की संप्रदाय को भाट्ट मीमांसा बोलते हैं, और प्रभाकर के संप्रदाय को प्राभाकर संप्रदाय बोलते हैं, या उसको गुरुमत बोलते हैं। तो मीमांसा का जो भाट्ट संप्रदाय वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान के अलावा एक अर्थापत्ति को स्वीकार करता है। अर्थापत्ति का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति मोटा है और दिन को नहीं खाता है, तो कोई कहता है दिन को नहीं खाता तो रात को खाता होगा, तो दृष्ट को देख के अदृष्ट का अनुमान। तो न्याय कहता है कि इसको अलग से मानने की क्या आवश्यकता है, ये तो इसका अंतर्भाव अनुमान में कर लीजिए, अलग से मानने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद जो प्रभाकर है, प्रभाकर संप्रदाय और वेदांत, प्रभाकर और वेदांत संप्रदाय जो है, इसके अलावा एक अनुपलब्धि को प्रमाण मानता है। अनुपलब्धि अभाव का जो ज्ञान है अनुपलब्धि के माध्यम से होता है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन न्याय कहता है कि जैसे भाव पदार्थ का ज्ञान हो सकता है, ऐसे अभाव का भी ज्ञान संभव है, इसलिए अनुपलब्धि को न्याय दर्शन प्रत्यक्ष में ही स्वीकार कर लेता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रमाणों की संख्या पे मतभेद है, लेकिन न्याय दर्शन स्पष्टतया चार प्रमाण को स्वीकार करता है। आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सकता है कि वैशेषिक तो दो प्रमाण को स्वीकार करता था। हाँ, प्रारंभ में वैशेषिक दर्शन दो ही प्रमाण को स्वीकार करता है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि 7वीं शताब्दी के बाद जब शिवादित्य इत्यादि कुछ आचार्य आते हैं, तो न्याय और वैशेषिक दर्शन आपस में मिल जाते हैं, और दोनों के मिलके क्या होता है, न्याय वैशेषिक संप्रदाय बन जाता है। न्याय दर्शन 16 पदार्थ को और 4 प्रमाण को मानता है, वैशेषिक 6 पदार्थ और 2 प्रमाण को मानता है। और बाद में 8वीं शताब्दी के बाद यह दोनों आपस में मिलकर जब न्याय और वैशेषिक बन जाते हैं, तो वैशेषिक के 6 पदार्थ में एक को जोड़कर 7 पदार्थ और न्याय के 4 प्रमाण को स्वीकार कर लिया गया, और इसीलिए न्याय वैशेषिक ग्रंथ में हम 7 पदार्थ और 4 प्रमाण को पढ़ते हैं। और अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है, यह 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, न्याय वैशेषिक संप्रदाय का ग्रंथ है, इसीलिए यहां हम 7 पदार्थ और 4 प्रमाण को मानते हैं। 7-8वीं शताब्दी तक आते आते बड़ा अच्छा कहते हैं, जयंत भट्ट कहते हैं कि वैशेषिका तु अस्मद अनुयायिनः। भाई 7वीं शताब्दी के बाद आकर के दोनों मिल जाते हैं, दोनों संप्रदाय एक हो जाता है। इसी बात को जयंत भट्ट कहते हैं कि वैशेषिक हमारा अनुयायी को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए ये एक नए तरह की विधा, न्याय वैशेषिक तरह की विधा वहां से विकसित होता है, जहां की न्याय और वैशेषिक के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि एक ही वस्तु का ज्ञान, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि मैं फायर को मैं रास्ते में कहीं जा रहा था और मुझे कहीं फायर दिखा, मुझे रास्ते में जा रहा था और मुझे कहीं या फायर दिखा। मैंने चक्षुरिंद्रिय यहां क्या हुआ, आत्मा मन से जुड़ा, मन चक्षु से और चक्षु ने वाहिनी से जुड़ा, और आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो गया। किसका? वाहिनी ज्ञान। नोअर नोज वाहिनी, नोअर नोज फायर। आत्मा में वाहिनी का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यहां जो वाहिनी का ज्ञान उत्पन्न हुआ है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज। लेकिन एक कोई व्यक्ति है, इसने इस वाहिनी को लिया
और किसी झाड़ी में जाके बुश में रख दिया। अब वही व्यक्ति मान लीजिए रास्ते से जा रहा है और उसने देखा कि बुश से कुछ स्मोक, कुछ धुआं बाहर निकल रहा है। अब वो झाड़ी में जाकर के अग्नि को नहीं देख रहा है, उसका चक्षुरिंद्रिय का जो संपर्क है आत्मा मन से, मन इंद्रिय से, और वह वाहिनी को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? धूम को देख रहा है। इसको धूम का ज्ञान हुआ। धूम का ज्ञान कैसे हुआ? प्रत्यक्ष के माध्यम से। अब ये जो व्यक्ति है आत्मा, इसको धूम का ज्ञान हो गया। अब ये धूम का ज्ञान वाला जो आत्मा है, जिसमें धूम ज्ञान है, प्रत्यक्ष के माध्यम से धूम को देखा है, ये सोचता है कि धूम तो ऐसे नहीं होगा, धूम का कारण तो वहनी है, तो वहनी भी वहां है। अब देखिए, ये जो नोअर है ये धूम को तो प्रत्यक्ष देखता है, लेकिन उस धूम के आधार पर, उस धूम के माध्यम से वहनी का ज्ञान इसे प्राप्त होता है। अब देखिए, पहली बार में जब यहां चक्षुरिंद्रिय से वहनी को देखा था और यहां चक्षुरिंद्रिय से धूम को देख रहा है, इस धूम के माध्यम से वहनी तक पहुंच रहा है। यहां भी वहनी का ज्ञान हो रहा है, यहां भी वहनी का ज्ञान हो रहा है, लेकिन दोनों वहनी के ज्ञान में अंतर है। क्या अंतर है? कि यहाँ चक्षुरिंद्रिय के माध्यम से धूम वहनी को देख लेता है और वहनी का ज्ञान हो जाता है, लेकिन यहाँ चक्षुरिंद्रिय के माध्यम से धूम को देखता है और धूम ज्ञान के आधार पर वहनी का ज्ञान होता है। इसीलिए यह ज्ञान इस ज्ञान से भिन्न है। इसीलिए प्रक्रिया भेद के कारण ये दोनों ज्ञान, वो वहनी ज्ञान दोनों है, लेकिन प्रक्रिया भेद के कारण ये वहनी ज्ञान इस वहनी ज्ञान से भिन्न है। ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। कहता केवल प्रक्रिया भिन्नता के कारण, प्रक्रिया भेद के कारण ही एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से भिन्न होता है। अब कहता क्या कि प्रोसेस जो नोअर है, नोअर प्रोसेस के थ्रू नॉलेज होता है। नोअर को नॉलेज, प्रोसेस के थ्रू नॉलेज होता है। तो ये प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो प्रमाण है और नॉलेज। कहता जो यथार्थ ज्ञान का जो प्रमा का करण होता है, प्रमा का करण का प्रमा करणम प्रमाण, प्रमा का जो करण है, एफिशिएंट कॉज, जो प्रमा का करण है वो प्रमाण है। प्रमा के बारे में पता है आपको, यथार्थ ज्ञान जो है वो प्रमा है, यथार्थ अनुभव प्रमा है, लेकिन आपको करण के बारे में पता नहीं है। करण क्या है? करण के बारे में मैं सामान्य परिभाषा से मैं आपको कहूं तो एक कुंभकार है, और ये जो पॉटर है, कुंभकार कुंभकार चाहता है घट को बनाना, पॉट पॉट को बनाना चाहता है। तो कुंभकार क्या करता है घट को बनाने के लिए? अब देखेंगे कुंभकार, अगर आप देखे होंगे, उसके पास, कुंभकार के पास एक ऐसा व्हील होता है जो घूमते रहता है, और व्हील में एक दंड लगा होता है, स्टिक लगा होता है, और उसी दंड के सहारे वो पूरे पट को बनाता है, घट को बनाता है। तो कुंभकार क्या करता है? कुंभकार दंड का यूज करता है, और कुंभकार दंड का प्रयोग करके घट को बनाता है। कुंभकार दंड के प्रयोग से घट का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जैसे कुंभकार घट के प्रयोग से, कुंभकार दंड के प्रयोग से घट बनाता है, उसी प्रकार से जो नोअर है, जो ज्ञाता है, वह प्रमाण के प्रयोग से ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रमाण के प्रयोग से ज्ञान को प्राप्त करता है।
है ना। तो आगे प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, बाय विच यू नो, बाय विच यू एक्वायर द नॉलेज, जिसके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा आप जानते हैं, जिसके द्वारा, जो ज्ञाता है जिसके द्वारा जानता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो प्रमाण है। थ्रू विच वी एक्वायर नॉलेज, जिसके द्वारा हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, प्रमाण है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये आपने कहा प्रमा करणम प्रमाणम, ये करण क्या है? करण के बारे में न्याय दर्शन कहता है असाधारण कारणम करण। किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए, किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे कारण, एक कारण बहुत सारे कारण होते हैं। C1, C2, C3, C4, बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे कारण मिलके कार्य को उत्पन्न करते हैं। लेकिन इन कारणों के समूह में एक ऐसा कारण जिसके बिना उत्पन्न हो ही नहीं कार्य, ऐसा कारण जो असाधारण हो, कारणों के समूह में असाधारण कारण जो है वो कारण कहलाता है। अब जैसे परिभाषा ये कहता है, डिबेट शुरू हो जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको करण के बारे में बहुत सुंदर जयंत भट्ट का चिंतन है, मैं शेयर करूंगा, फिर हम आ जाएंगे इस पे। जयंत भट्ट कहते हैं कोई कार्य उत्पन्न होता है, कोई क्रिया उत्पन्न होता है। अब क्रिया को उत्पन्न करने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, है ना, बहुत सारे भाई। और ये क्या क्रिया क्या करता है? क्रिया का एक रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए मैं चावल पकाता हूं, तो चावल से भात बनना, भात बनना रिजल्ट है। लेकिन चावल पकाने की जो क्रिया करते हैं, क्रिया के लिए हमें बहुत कुछ, स्टोव गैस चाहिए, गैस फ्लेम चाहिए, आग जलाने के लिए चाहिए, पतीला चाहिए, पानी चाहिए, सब कारण हो गए। अब दो चीज हो गया, एक हुआ रिजल्ट, एक हुआ क्रिया, और एक हुआ सारे फैक्टर्स, कारण। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। ये सब कारण हैं किसके लिए? क्रिया को उत्पन्न करने के लिए। और ये सब क्रिया, जयंत भट्ट कहते हैं कि ये सब जो फैक्टर्स हैं वो जब तक आपस में नहीं मिलेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। उससे पहले एक बात समझिए, हम जो क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया में से अगर किसी एक को भी ड्रॉप कर दे, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि राम मोहन के लिए बाजार से आम लाता है, यहां लाना क्रिया है। और लाने क्रिया के लिए फैक्टर्स क्या क्या कारण, कारण क्या क्या है? राम, मोहन, बाजार, आम। अब देखिए सब कारण है, लाने क्रिया को उत्पन्न करने के लिए सब कारण है। इस कारण में से अगर हम एक को भी ड्रॉप कर दें, मान लीजिए राम के बदले राम को मैं ड्रॉप करके श्याम कर दूं, तो राम वाला क्रिया से जो अलग क्रिया हो जाएगा ये। तो जो रिजल्ट हम चाह रहे थे पहले, वो रिजल्ट, अब नया रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट नहीं हुआ। तो जयंत भट्ट कहते हैं कि भाई अगर ये सब है, हम जो क्रिया करना चाह रहे हैं, और उस क्रिया के लिए जितने भी कारण हैं वो सभी कारण महत्वपूर्ण है। अगर एक कारण को भी ड्रॉप कर दिया जाए तो ये क्रिया उत्पन्न नहीं होगी।
अगर ये क्रिया उत्पन्न नहीं होगी तो इस क्रिया के लिए सब महत्वपूर्ण हो गए। तो फिर आपने कहा असाधारण कारणम कारणम, तो सभी तो असाधारण ही है, साधारण कहा है। एक को भी ड्रॉप करेंगे, जो क्रिया चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इस क्रिया के लिए सभी क्या हो गए, असाधारण कारण हो गए। ये एक आर्ग्यूमेंट आया, डिबेट शुरू हुआ। तो इस बात को इस बात को जयंत भट्ट अपनी जयंत भट्ट एक नया सिद्धांत लाते हैं, सामग्री प्रमाणम। और सामग्री प्रमाणम के माध्यम से इसका समाधान करते हैं। जयंत भट्ट कहते हैं कि जैसे हम दो स्टेप लीजिए आप, एक तो हो गया क्रिया और एक हुआ रिजल्ट। तो मैं जब ये असाधारण कारणम कारणम कह रहा हूं, तो मैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, क्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा। और रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं इसलिए क्या है, सामग्री प्रमाणम, सबका मिलना, सबका एक साथ आ जाना, जिससे रिजल्ट होगा, वो है असाधारण कारण। और इस बात को वो सॉल्व करना शुरू करते हैं, जयंत तुरंत इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। और जयंत इसके लिए लाते हैं, जयंत कहते हैं कि जयंत एक फ्लोट किया अपना आइडिया। क्या फ्लोट किया आइडिया, सामग्रीकरण, सामग्रीकरण, सबका मिल जाना। क्योंकि जयंत कहते हैं कि भाई पाणिनि ने क्या आइडिया दिया है, सबसे पहले करण के बारे में आइडिया दिया है पाणिनि ने। और क्या क्या पाणिनि ने, साधक तमम करणम। और ये साधक तमम करणम जब पाणिनि ने कहा, तो यह तम प्रत्यय लगा हुआ है, तम प्रत्यय, मोस्ट एफिशिएंट, टेल अस टू चूज one of the factors required for producing effect। एक को चुनना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा ऐसा कारण, ऐसा कार्य को उत्पन्न करने के लिए ऐसा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये एक नया, इसके लिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं जयंत भट्ट। कहते हैं इफेक्ट, जो कोई कार्य है, कार्य बहुत सारे, एक कारण का नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स का, बहुत सारे फैक्टर्स का, एन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स का अपेक्षा करता है। कोई कार्य तभी उत्पन्न होता है जब बहुत सारे कारण मिलकर उसको उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी आपको कि ये ज्ञान है, ये वस्तु है, और ये हमारे ज्ञान में आया, ये विषय बन गया। और ये विषय, जैसे हमारे जैसे कलम रखा हुआ है, ये वस्तु है, मैं इसको जान लिया, ये कलम, ये तब तक कलम है जब तक इसको मैं यूज नहीं करता हूं, सॉरी, तब तक ये विषय है तो मैं यूज नहीं करता हूं। लेकिन जब जैसे मैंने इसको उठाया और लिखना शुरू कर दिया, जब ये विषय, हमारे ज्ञान का विषय जो था, वो किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो गया, किसी व्यापार में इन्वॉल्व हो गया, ये कारक बन गया। ये वस्तु है, इसको मैं जाना, हमारे ज्ञान का विषय बन गया, ये विषय है। लेकिन जैसे इसको मैंने इन्वॉल्व कर दिया किसी फंक्शन में, इसी को मैंने इन्वॉल्व कर दिया, इन्वॉल्व इन फंक्शन, किसी फंक्शन में इन्वॉल्व कर दिया, ये क्या हो गया, कारक, चेंज हो गया कारक। जब तक टेबल पर रखा हुआ कलम, वो कारक नहीं है। जब उसको मैं अपने हाथ में लेता हूं, लिखना शुरू कर देता हूं, बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, चेंज होता है, कारक के फॉर्म में आ जाता है, कारक चेंज हो जाता है। जब तक वस्तु को हम जान नहीं रहे होते हैं, ऐसे होता है, तो वो वस्तु है। जैसे उसको मैं जान लिया,
देखिए मैं एक ही वस्तु का अलग अलग, एक ही वस्तु जो है क्या क्या हो सकता है, वस्तु, विषय, प्रमा, प्रमेय, कारण। तो ड्रॉप करो, जब तक उसको मैं नहीं जान रहा हूं तब तक वस्तु है, जान लिया मेरे ज्ञान का विषय बन गया, और जैसे वो किसी एक्टिविटी में, फंक्शन में इन्वॉल्व हो गया, वो क्या बन गया, कारण बन गया, कारक बन गया, कारण कारक कुछ भी कर लीजिए, कारण या कारक कुछ भी कर लीजिए। तो जब कार्य उत्पन्न होता है, उसको उत्पन्न करने के लिए बहुत से कारण की आवश्यकता होती है। अब उन कारणों के समूह में साधक तम क्या है? अब जयंत ने इस साधक तम को दोबारा इंटरप्रेट किया है, दोबारा व्याख्या किया है। जयंत कहता है कि जो जितने भी सारे कारण हैं, सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का कलेक्शन, उन फैक्टर्स का जो कलेक्शन है, उसको करण का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है, क्योंकि जब वो कारण इकट्ठा होते हैं, विद्यमान होते हैं, तभी कार्य उत्पन्न होता है, तभी कार्य उत्पन्न होता है। उनमें से अगर एक भी कारण, उस जो फैक्टर्स है उसमें एक भी इफेक्ट अगर नहीं रहेगा, तो हम जो कार्य उत्पन्न करना चाह रहे हैं उस कार्य को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जयंत भट्ट ने सामग्रीकरणम की बात कही गई है, समग्र भाव की, सबको इकट्ठा करने की बात कही गई है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं जयंत भट्ट, वो कहते हैं हम जानते हैं कि आत्मन मन से जुड़ता है, मनस इंद्रिय से, और इंद्रिय अपने अर्थ से। आगे बताएंगे, परसेप्शन में जब पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे क्या होता है, निर्विकल्प ज्ञान होता है, और ये सविकल्पक बाद में पहुंचाता है हमें। और समझिए निर्विकल्प में क्या है, जैसे किसी वस्तु को हम देखते हैं पहली बार, तो हम उसको धर्म को देखते हैं, धर्मी को देखते हैं, संबंध को देखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन स्विकल्पक में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है। जैसे मैं दूर किसी वस्तु को देखता हूं, तो हाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, छोटा है, गोरा है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूं कि जैसे पास आता है, अच्छा श्याम है, तो वहां मैं धर्म को जान रहा हूं, व्यक्ति है, इंसान है, गाय है, सब जान रहा हूं, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं जान रहा हूं। लेकिन कुछ क्षण के बाद जैसे ही मुझे ये इसका स्ट्रक्चर सामने आता है, कि मैं कह पाता हूँ भाषा में, इसको निर्विकल्प ज्ञान को भाषा में नहीं कह सकता मैं कौन है, लेकिन जैसे ये स्ट्रक्चर में आ गया, भाषा में इसको कहने में समर्थ हो जाते हैं। अब देखिए निर्विकल्पक तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो गुण होता है, ज्ञान गुण होता है। और लेकिन ये जितने भी है, आत्मा ये द्रव्य है, मन द्रव्य है, इंद्रिय द्रव्य है, वस्तु द्रव्य है, सब द्रव्य है। अब देख निर्विकल्पक चूंकि ज्ञान है, तो ज्ञान क्या होता है, चेतना होता है, बोध, और ये सब क्या है, अबोध, अचेतन है, अबोध। तो कहते हैं जयंत भट्ट, ये जो, और ये सब मिलके किसको उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें से अगर एक भी नहीं देगा तो सविकल्पक ज्ञान नहीं होगा। किसी एक को भी ड्रॉप, मन को ड्रॉप कर देंगे तो भी नहीं होगा, इंद्रिय को ड्रॉप कर देंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा, अर्थ को ड्रॉप कर देंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा, निर्विकल्पक को ड्रॉप कर देंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा। तो जयंत भट्ट कहते हैं कि ये जितने भी हैं, ये सब जब इकट्ठा होगा तभी ये ज्ञान होगा। इसीलिए जयंत भट्ट कहते हैं, बाद में कहते हैं बोधा, बोध मतलब निर्विकल्पक, अबोध, अबोध ये, बोधा बोध सामग्रीकरणम, इन सब का मिलना, इन सब का इकट्ठा हो जाना ही सामग्रीकरण है, और यही प्रमाण है, और यही साधकतम है। जब तक अलग अलग है, कुछ जब ऐसे मिलेगा, ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रोसेस सविकल्पक ज्ञान का जो प्रक्रिया है, ये सब मिनिमम, ये इतने फैक्टर्स इसके रिक्वायर्ड है, सब फैक्टर रिक्वायर्ड है।
और ये एसेंशियल है। और ये जब हम सब जानते हैं भाई, इसके लिए केवल इससे भाई प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये मिनिमम है, इनके मिलने से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। इसीलिए सामग्रीकरणम प्रमाणम के रूप में इसको जयंत भट्ट ने व्याख्या किया है। जयंत भट्ट ने इसकी व्याख्या की है, बोधाबोध स्वभाव सामग्रीकरणम प्रमाणम। अब कहा कि प्रमाण इज प्रमाण के इंस्ट्रूमेंट। हम यहां देखते हैं कि नोअर जो आत्मा है, मैंने क्या कहा था, क्या दिया था स्ट्रक्चर, आत्मन मनस इंद्री अर्थ, इसने निर्विकल्पक को उत्पन्न किया और निर्विकल्पक सविकल्पक को उत्पन्न किया। क्या कहता है देखिए, कहता है कि प्रमाण जो है इंस्ट्रूमेंट। हम यहां देखते हैं कि नोअर जो आत्मन है और उसमें जितने भी सामग्री का यूज हुआ है, मन इंद्रिय आत्मा निर्विकल्पक ज्ञान, उसमें जो निर्विकल्पक है क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, और ये सब क्या है, द्रव्य है। तो ये जो बोध है और ये सब द्रव्य है, अबोध है, इन दोनों का जो कलेक्शन है उसी को प्रमाण कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं जयंत भट्ट। जो कारण ये सब मिलकर, ये सभी मिलके सविकल्पक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। तो सविकल्पक ज्ञान क्या हो गया, कार्य, और सविकल्पक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए ये सब जो है क्या हो गया, कारण। तो कहा कि जो कारण मिलकर प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है, उन कारणों के कलेक्शन को, इन कारणों के समूह को, इन कारणों के मिले सबको मिलने को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाए। अब जयंत भट्ट के ये बात कहने से बौद्धिक जगत में बहुत डिबेट शुरू हो गया, क्योंकि जयंत भट्ट ने पूरी प्रक्रिया को एक नए तरीके से व्याख्या कर दी। बौद्धिक जगत में बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। पाणिनि ने तो केवल एक प्रमाण को माना था, पाणिनि ने तो केवल एक को करण कहा था। पाणिनि ने तो साधक तमम कर्मम कर्णम की जब व्याख्या करता है तो केवल एक को करण कहता है, लेकिन जयंत भट्ट के परिभाषा के अनुसार सारे जो हैं सभी कारण ही करण हो जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि एक एक जो कारण है उस कारण का अपना कैरेक्टर है, उस कारण का अपना एक महत्व है। तो करोति इति कारकम ऐसा व्याख्या करते हैं तो पूरे कारक की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। तो जयंत भट्ट इसका समाधान कहते हैं, जब कारक के संदर्भ में बात करेंगे, जब क्रिया के संदर्भ में बात किया जाएगा तो करण एक होगा, लेकिन जब फल के संदर्भ में बात किया जाएगा, कार्य फल है, जब फल के संदर्भ में बात किया जाएगा तो फिर सबका समग्र भाव होना सामग्री की बात हो जाएगी। इसलिए जब मैं सामग्री भाव की बात कर रहा हूं, कारण सामग्री की बात कर रहा हूं, सामग्री प्रमाण की बात कर रहा हूं, वो फल के दृष्टिकोण से कर रहा हूं, क्रिया के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा। ये एक जयंत भट्ट ने नई बात कही। इसके बाद जो असाधारणम कारणम करणम, कारणों के समूह में एक ऐसा करण जो चर्चा कर चुके हैं, इसके बाद एक परिभाषा है व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। भाई कहीं असाधारण के लिए, असाधारण तो ठीक है, इसको और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पिकुलियरिटी है, साधारण पिकुलियर कारणों में पिकुलियर कारण जो है वो साधारण है। वो कैसा होगा, तो कहा व्यापार वाला होगा। फैक्टर विच इज इन्वॉल्व इन एक्शन इज कॉल्ड व्यापारवत। ऐसा कारण जो जो क्रिया में इन्वॉल्व हो। जैसे मैं ब्लैक अगर व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं
तो क्या क्या है? कलम चाहिए, बोर्ड चाहिए, उस कमरे में जहां बोर्ड है वो जगह की आवश्यकता है, सब कारण है। लेकिन जब जब तक कलम और बोर्ड में संयोग नहीं होगा, लिख नहीं पाएंगे हम। कलम कैसा हो गया? कलम से मैं जब बोर्ड पे लिख रहा हूं तो कलम का क्या हो रहा है? कलम का बोर्ड से संयोग हो रहा है, तब ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। तो कलम कैसा हो गया? कलम कैसा हो गया? ये मूव करने वाला हो गया, संयोग करने वाला हो गया। तो कलम कैसा हो गया? व्यापारवत हो गया, व्यापार वाला हो गया। अब आपके मन में प्रश्न का व्यापार क्या है? व्यापार के लिए न्याय दर्शन कहता है, परिभाषित करता है, तज्जन्यत्वे, इसको मैं संधि विच्छेद कर दूं, तत्जन्यत्वे सति, तज्जन्य, इसको व्यक्त करूं, तत्जन्य जनको व्यापार, तदजन्यत्वे सति तदजन्य जनको व्यापार। देखिए, एक्स है, एक्स से मान लीजिए कि जेड उत्पन्न हो रहा है, और एक्स से वाई भी उत्पन्न हो रहा है, और जेड वाई को उत्पन्न कर रहा है। यह है करण, यह है फल, और यह व्यापार। अब इसको समझिए। सपोज मान लीजिए कि एक्स एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक्स जेड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्स जो वाई को प्रोड्यूस कर रहा है, उस वाई को प्रोड्यूस करने वाला जेड भी एक्स से प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब चक्षु है, और यहां मोबाइल है। अब मुझे क्या हो रहा है? मोबाइल का ज्ञान हो रहा है। मान लीजिए मोबाइल का ज्ञान जो रिजल्ट है, चक्षु क्या कर रहा है? चक्षु मोबाइल के ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है। अब चक्षु मोबाइल का ज्ञान अपने आप तो हो नहीं जाएगा, चक्षु का क्या होगा? मोबाइल ज्ञान से संयोग भी होगा ना, तो चक्षु संयोग को भी उत्पन्न करेगा, और यह संयोग भी मोबाइल ज्ञान को उत्पन्न करेगा। तो चक्षु के द्वारा जो उत्पन्न मोबाइल का ज्ञान है, चक्षु के द्वारा उत्पन्न जो मोबाइल का ज्ञान है, इस मोबाइल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चक्षु से उत्पन्न संयोग है। 3 स्टेप है। चक्षु के द्वारा जो मोबाइल का ज्ञान हो रहा है, चक्षु के द्वारा उत्पन्न जो मोबाइल का ज्ञान है, चक्षु के द्वारा उत्पन्न जो मोबाइल का ज्ञान है, उस मोबाइल के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चक्षु संयोग है, जो स्वयं चक्षु के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तो मैं और बताऊं। चक्षु यह प्रत्यक्ष ज्ञान, चलिए अब समझ, चक्षु से क्या उत्पन्न हो रहा है? चक्षु पहले क्या उत्पन्न कर रहा है? चक्षु वस्तु संयोग। अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि चक्षु द्रव्य कैसे है? आप जब तेज पढ़े होंगे तो तेज में पढ़े होंगे, उष्ण स्पर्शवत तेज सौद्युद नित्या नित्य च नित्य तु परमाणु रूप नित्याकार पुनः त्रिविध शरीर इंद्रिय विषय भेदा। और इंद्रिय क्या था? रूप ग्राहकम चक्षु। तेज का रूप है, तेज क्या? द्रव्य है, और वस्तु भी द्रव्य है, और दो द्रव्यों के बीच संबंध क्या होगा? संयोग।
वो संयोग कैसे उत्पन्न होगा? अब संयोग क्या है? संयोग भी गुण है। गुण कहाँ उत्पन्न होगा? द्रव्य में उत्पन्न होगा। संयोग गुण है तो गुण कहाँ उत्पन्न होगा? द्रव्य में उत्पन्न होगा। तो संयोग दो जगह, दो चक्षु और वस्तु, ये दोनों के बीच रह रहा है, ये दोनों में संबंध का ये मतलब होता है दुष्टा संबंध। संबंध क्या है? दुष्ट। तो दो जगहों पे रहता है। जैसे मैं कहा ना, हस्तो संयुक्तो। अब आप बताइए, ये बायां हाथ है, दायां हाथ, इन दोनों के बीच क्या है? संयोग है। संयोग कहाँ रह रहा है? दाएं हाथ में कि बाएं हाथ में? संयोग दोनों में रह रहा है, दाएं हाथ में भी बाएं हाथ में भी। दुष्टा संबंध। संबंध संयोग दाएं, दाएं हाथ संयोग है क्या? नहीं। बायां हाथ संयोग है क्या? नहीं। संयोग न तो दायां हाथ है ना बायां हाथ है, संयोग इन दोनों से अलग है। और कहाँ रहता है? दोनों में रहता है। तो संयोग दो ऐसे ही, जो संयोग है वो कहाँ रहता है? चक्षु में भी रहता है, वस्तु में भी रहता है। संयोग चक्षु और वस्तु से भिन्न है, लेकिन दोनों में रहता है। कैसे उत्पन्न होता है? तो चक्षु के द्वारा उत्पन्न होता है संयोग। चक्षु गया वस्तु के पास, संयोग हुआ, चक्षु ने संयोग उत्पन्न किया। और इसी संयोग, जब तक मुझे वस्तु के साथ चक्षु का संयोग नहीं होगा, तब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। चक्षु परसीव ऑब्जेक्ट थ्रू कॉन्टेक्ट। अब देख, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो रहा है, तो चक्षु के द्वारा चक्षुजन्य क्या हो गया? सॉरी, चक्षुजन्य क्या हो गया? चक्षु वस्तु संयोग। चक्षु द्वारा उत्पन्न क्या हो गया? चक्षु वस्तु संयोग। और चक्षु के द्वारा और क्या उत्पन्न हो रहा है? एक एक तो ये चक्षुजन्य, चक्षु वस्तु संयोग, और भी तो हो रहा है चक्षुजन्य। और क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है? संयोग। तो मैंने क्या कहा? तत् जन्यत्वे सति तत् जन्य जनको व्यापार। अब देखिए, तत् का मतलब क्या है? तत् का मतलब है चक्षु। चक्षु जन्यत्व, चक्षु के द्वारा जन्य क्या है? प्रत्यक्ष का ज्ञान। चक्षु जन्यत्वे सति, चक्षु जन्य क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। चक्षु जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान। चक्षु जन्यत्वे सति। मैं क्लास में हूं, मैं बात करता हूँ। हेलो। चक्षु जन्यत्व सती, मैंने कहा कि चक्षु क्या कर रहा है? चक्षु यहां प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है। एक पहला पहला हो गया, फुलफिल हो गया, तत्जन्यत्व सती। और प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक क्या है? संयोग। प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक क्या है? संयोग, चक्षु वस्तु संयोग। तत्जन्यत्व सती, तत्जन्य। हाँ, चक्षुजन्य क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। इसका जनक क्या है? संयोग। उसको कौन उत्पन्न करने वाला है? उसका जनक कौन है? तो का चक्षुजन्यत्वे सति, चक्षुजन्यत्वे सति, चक्षुजन्यत्वे सति, तो चक्षुजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का जो जनक है वो संयोग है। और यही क्या हुआ? व्यापार। इसको कहा गया व्यापार। व्यापार की संज्ञा इसको दी गई। इसको हम ऐसे करें, एक्स, या देखिए, एक्स प्रोड्यूस वाई थ्रू जेड। एक्स प्रोड्यूस वाई थ्रू जेड, क्योंकि एक्स प्रोड्यूसेस जेड एंड जेड प्रोड्यूस वाई। एक्स जेड को कर रहा है, जेड वाई कर रहा है। और वो जो वाई है वो अपने आप एक्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड है। तजन्य सती तदजन्य जन को व्यापार। अभी कहता क्या है?
बता दिया मैंने। अब ये करण कहा कि व्यापारवत असाधारणम, का व्यापार वाला जो असाधारण कारण है, कारणों के समूह में वैसा कारण जो व्यापार वाला है, कारणों के समूह में जो व्यापार वाला कारण है, उन कारण को करण की संज्ञा दी गई। अब यह जो करण है, मैंने बताया कि ज्ञान, ज्ञान क्या चार है, क्या क्या ज्ञान है? प्रत्यक्ष, सॉरी इसको मैं यहां लिखता हूं, ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान क्या हो गया? फल, ये चार है। क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान, ये मैंने यथार्थ ज्ञान, चार भेद है बताया था मैंने। और मैंने बताया था कि प्रमाण क्या होता है? जो प्रमा का करण होता है। और करण क्या होंगे इसके? तो कहा क्योंकि ज्ञान चार है, और इन चार चार ज्ञान का कारण क्या, चार ज्ञान क्यों है, इनके भेद का कारण क्या? क्योंकि प्रक्रिया भिन्न भिन्न है, तो करण भी चार हो जाएंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष, अनुमिति ज्ञान का हो जाएगा अनुमान, उपमिति का हो जाएगा उपमान, और शब्द बोध का शब्द। तो देखिए, ये है करण, ये है फल, इसको हम प्रमा भी कहते हैं, इसको हम प्रमाण भी कहते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम, इसी के द्वारा ये उत्पन्न होता है। तो प्रमाकरणम प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमिति ज्ञान होता है, उपमान प्रमाण के द्वारा उपमिति भेद होता है, और शब्द प्रमाण के द्वारा शब्द बोध होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आपने कहा कि कारणों के समूह में ऐसा कारण जो असाधारण हो, व्यापारवत हो, वो कारण है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कारण क्या है? व्हाट इज कारण? और जब कारण को आप बताएंगे तो कारण के बारे में कहा गया कार्य नियत पूर्ववर्ती, कारण से जो ठीक पहले रहता ही है। तो अब यह कार्य आ गया, एक नया टर्म आ गया। तो भाई कारण को समझने के लिए कार्य समझना पड़ेगा। तो यहां हमने देखा कि भाई प्रमाण को समझने के लिए मैंने कहा प्रमाकरणम प्रमाणम। अब प्रमा तो मुझे पता है, करण पता नहीं है, तो करण को समझने के लिए मुझे कारण समझना पड़ा, कारण, और कारण को समझने के लिए मुझे कार्य समझना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कारण और कार्य इसके बारे में पढ़ेंगे कि कारण क्या है, कार्य क्या है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, इसको हम लोग रिवाइज करते हैं, और कल हम लोग फिर दोबारा जो है कारण और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जी।